दिवाली काफ़ी अच्छी गई होगी, धनतेरस अच्छी गई होगी और आप सब जो है कुशल मंगल होंगे। आज का टॉपिक बहुत बेहतरीन है, सबसे मस्त टॉपिक है। मेरी लाइफ में तो होता ही रहता है। कितने लोग मानते हैं कि ज़िंदगी में एक कोशिश और की जाए। टॉपिक कितना अच्छा है कि एक कोशिश और। कितने लोगों को लगता है कि ज़िंदगी में एक कोशिश और करनी चाहिए। अब किस किस चीज़ में एक एक कोशिश करनी चाहिए, ये आप सब अपनी ज़िंदगी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। फाल्गुनी लंकड़ भैया को ज्वाइन करने को बोलो दोबारा। बिजनेसमैन किसी के घर में हो तो उनको आप ज्वाइन करा सकते हैं, पॉलिटिशियन घर में हो तो उनको आप ज्वाइन करा सकते हैं, बिकॉज इट्स नॉट अ टॉपिक ऑफ ओनली नेटवर्क मार्केटिंग। दिस इज बेसिकली टॉपिक ऑफ जनरल टॉपिक ऑफ योर लाइफ। आदमी की रोज़ की ज़िंदगी में, रोज़मर्रा में आदमी को लगता है यार शिट ऐसे कर लेते तो ऐसे हो जाता है, राइट। लोग सोचते हैं कि हम जो भी करते हैं वो सारा सही होता है। लोग ये भी सोचते हैं कि हम जो नहीं कर पाए काश हम कर लेते। एक काश शब्द जो है हर आदमी की ज़िंदगी में रहता है, खासकर जो आज मैच्योर्ड एज में है। उनको लगता है काश मैं भी पढ़ लेती, काश मैं भी पढ़ लेता। कोई कहता है काश यार उस टाइम मौका था मैं बिज़नेस शुरू कर लेती। किसी को लगता है कि काश ज़िंदगी में हमने अपने बच्चों को ये एजुकेशन दी होती, काश मैंने उसको दुकान पे ना भेज के स्कूल या कॉलेज भेजा होता। वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था बचपन में। वो बड़ा केयरिंग था। आजकल उस पे हमने कंट्रोल नहीं किया, उसकी आदतें खराब हो गई। हर चीज़ में एक बार आती है काश हम ऐसा कर लेते। फिर लोगों को लगता है काश ज़िंदगी में इस रिलेशन को हम मौका देते और वो मौका देते रहते हैं। ऐसे करके जो है हम कई बार सोचते हैं काश उस टाइम मैंने अपने रास्ते अलग कर लेने चाहिए थे। और हर काश के साथ एक बात आती है, काश मैं एक बार ऐसा कर लेती या कर लेता। कितने सारे काश जो हैं वो आपकी ज़िंदगी में छूट जाते हैं और कितने सारे काश आप मौका देते हैं उसके बाद रिजल्ट सही नहीं आते। तो फिर दूसरे ऑप्शंस पे जाने बजाय फिर जब बुढ़ापा आता है या एक लाइफ का एक सब पॉइंट आता है, जब सैचुरेशन आती है, उस टाइम लगता है यार अब कुछ कर ही नहीं सकते। काश उस टाइम कर लिया होता, मैंने डिसीजन ले लिया होता तो शायद लाइफ में कुछ और होता या मेरी लाइफ के रिजल्ट्स कुछ और होते। कितने लोग मानते हैं इस बात को कि काश ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। मेरे साथ ये काश बहुत आया। और जो शब्द है एक कोशिश और, ये शब्द मैंने बहुत बार दोहराया अपने आप से। और मैंने हर बार जो है बार बार उठ के ना, बार बार गिर के बार बार उठा। और उठते उठते कम से कम एक पहचान मिल गई है। आप सब करते हैं काश एक कोशिश हो। दुनिया के मैं आपको हिंदुस्तान के 4 लोगों के आपको नाम बताता हूँ जिन्होंने एक कोशिश और की। नंबर 1 बिजनेस फील्ड में रतन टाटा जी, जे.आर.डी. टाटा। नंबर 2 धीरूभाई अंबानी। नंबर 3 सुब्रत राय। नंबर 4 अटल बिहारी वाजपेयी। आप कितने मानते हैं कि इन लोगों ने कभी ज़िंदगी में ऐसा कहा होगा एक कोशिश हो। और अटल बिहारी वाजपेयी ने तो बहुत सारी पोइट्री लिखी इस बात पे कि एक कोशिश और पे, कि उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया और हाउ ही स्ट्राइव्ड। एक वो शख्स जो एक दूसरे के घर में पला बढ़ा, दूसरे के घर से एजुकेशन ली और ग्वालियर के राजघराने वालों ने उनको पाला, फीस दी, पढ़ाया। और फिर जो है एक राजघराने से वो पॉलिटिक्स में आया। एक फक्कड़ इंसान जिसने मैरिज नहीं की, उसका रिलेशन ब्रेक हो गया, पर उस एक रिलेशन के लिए, राजकुमारी कौल के लिए, उस आदमी ने आजीवन कुंवारा रहा। और वो आदमी लखनऊ से इलेक्शन लड़ता है और चुनाव हारने के बाद काउंटिंग हो रही होती है, कैंडिडेट्स अंदर होते थे और लोग गिनती भी देखते थे कि मैं जीतूंगा या हारूंगा, जैसे आज पॉलिटिक्स का सीन है। अटल बिहारी वाजपेयी कभी भी पोलिंग स्टेशन में जाके गिनती के टाइम तक कभी नहीं बैठते थे। उससे पहले वो आके दोस्तों में बैठ जाते थे और हंस मस्ती कर देते थे, कोई बात नहीं अगली बार सही, इस बार ना सही अगली बार सही। और उन्होंने जो है हर बार 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 हार के साथ लड़ना सीखा। और लड़ते लड़ते वो शख्स एक दौर आया कि इंडियन पार्लियामेंट में 2 लोग बीजेपी के सांसद थे। और वो 2 सांसद थे, तब उन्होंने कहा था आज हम 2 हैं, एक दिन आप लोग 2 होंगे और यहाँ पे भाजपा का राज होगा। उदाहरण आपके सामने है। वो शख्स प्राइम मिनिस्टर बनता है गठजोड़ करके लोगों के साथ। 13 दिन उसकी जो है प्राइम मिनिस्टरशिप चलती है और 13 दिन के अंदर 13th डे वो जो है रेजिग्नेशन दे देता है, क्योंकि उसके पास समर्थन पूरा नहीं होता। वो फिर कह के निकलता है एक कोशिश और मैं दोबारा करता हूँ। फिर दोबारा सरकार बनाता है, गठजोड़ करता है, 13 महीने चलती है।
फिर कहता है नहीं हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे, हम अखंड भारत बनाएंगे। वो शख्स कारगिल वॉर के टाइम बाद फिर इलेक्शन लड़ता है और वो एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनाता है, और देश में वो आदमी एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर स्थापित होता है, 3 बार ओथ लेता है, और तीनों बार ओथ लेने के बाद इस देश में एक अलग राजनीति की दिशा और दशा बदल के चला जाता है, जिसके कारण आज मोदी जी तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर हैं। दिस इज द स्टोरी ऑफ बीजेपी, और इट वाज ओनली ए लीडरशिप ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी, जिस शख्स ने हर हार के बाद हंसता रहा, ठाके लगाता रहा और कहता था एक बार, और आजकल पॉलिटिशियन 2 बार 3 बार हार जाए तो घर बैठ जाता है, दिवालिया हो जाता है। और उस शख्स ने कभी हार नहीं मानी, और वही लखनऊ की लोकसभा और वही लोग और वही शख्स जो है आखिर में प्राइम मिनिस्टर बना। 13 दिन बाद सरकार गिरा दी, फिर हंसता रहा। जिस दिन सरकार गिरी थी उस दिन भी हंस रहा था, फिर 13 महीने बाद सरकार गिरी थी तो लालू प्रसाद यादव 14-15 घंटे ले गए लोकसभा के उस चक्कर में, और 3 घंटे तो आखिरी दिन बोलते ही रहे और मजाक उड़ाते रहे, वो आदमी हंसता रहा। उसको मालूम उसकी सरकार जा रही है। फिर भी आप देखेंगे उनका जो वायरल हुआ, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स का वायरल वीडियो में कई बार देखता हूँ उनका, उस आदमी का चेहरा देखने लायक था। वो एक ऐसी शख्सियत थी कि लोग मायूस हो जाते हैं, बहुत हताश होते हैं, और उस आदमी को पता है कि दुनिया हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा पद, वो उसको अभी रिज़ाइन करना है, गिरना है, और वो लोगों की बुराइयां सुन रहा है, लोगों की गालियां सुन रहा है, लोग तमाशा बना रहे हैं उसका हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर, और वो हंसता जा रहा है, हंसता जा रहा है, ठाकों के बीच में खुद ठाके लगा रहा है लोगों के साथ। पीछे बैठे लोग जो हैं एग्रेशन में हैं, उत्तेजित हो रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, बट अटल बिहारी वाजपेयी वाज लाफिंग लाइक एनीथिंग। वो फिर भी हंस रहा है, चुटकुले सुना रहे हैं, लोग उन पे कमेंट्स कर रहे हैं, क्रिटिक्स कर रहे हैं। क्रिटिसाइज्म इतना खतरनाक हो रहा है, आज नरेंद्र मोदी बर्दाश्त नहीं कर सकते जो अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। कोई राहुल गांधी या कोई भी पॉलिटिशियन हिंदुस्तान का आज वो क्रिटिसिज्म, वो बेइज्जती नहीं देख सकता जो पार्लियामेंट के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी की लास्ट डे हो रही थी। वो आप वीडियो देखना और उस आदमी का स्वभाव देखना, वो फिर भी हंस रहा था। मगर उसके 2 महीने के अंदर ही वो आदमी पूरी से बहुमत के साथ सरकार बनाकर 5 साल इस देश का प्रधानमंत्री रहता है और देश की दिशा और दशा बदलने का काम करता है। दैट वाज अटल बिहारी वाजपेयी। दूसरा नाम आपको बताता हूँ, सारा हाउसिंग। किसी ने सुना हो, जो नए हैं, बच्चे हैं, कम उम्र के लोग हैं, इन्होंने नहीं सुना होगा, पर जो लोग बिजनेस फैमिलीज से थे या जो पॉलिटिकल फैमिली से पुराने परिवारों से रहे हैं खानदानी, उन लोगों को पता है आज से 35-40 साल पहले लखनऊ के अंदर सारा हाउसिंग का एक जो है केस आता है हिंदुस्तान की सरकार के सामने, और उसमें एक बंगाली शख्स जो जीरो से हीरो बना, और सारा परिवार का जिसने जन्म दिया, जो एक नॉर्मल बिजनेसमैन से एयरलाइनर बना, सारा फाइनेंस, सारा बैंक्स, पता है, सारा टीवी चैनल, सारा न्यूज़, ये सब जिसकी बदौलत चल रहा है। ही वॉज द ओनली मैन दैट वाज सुब्रत राय। एक वो शख्स जो आप लोग कहते हैं सर आप थकते नहीं हैं, मैंने सुब्रत राय से सीखा था ज़िंदगी में। सुब्रत राय से एक ही चीज़ सीखनी थी, वो थी अथक मेहनत। सुब्रत राय का रिकॉर्ड है 76 आवर्स, 1 मिनट के लिए अपना ऑफिस नहीं छोड़ा, और ऑफिस में सिर्फ उनकी चाय, कॉफ़ी और सिगरेट, 3 ही चीज़ थी। 76 आवर्स उस आदमी ने सारा हाउसिंग को बचाने के लिए लगातार मेहनत की, ऑफिस के अंदर बैठा रहा, काम करता रहा। वो दूसरी बात है, देश की पॉलिटिकल सिस्टम या कुछ भी का एक बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए बिजनेसमैन को बैकफुट पे आना पड़ा और आखिर में अपना वक्त जेल में बिताना पड़ा। मगर वो दुनिया को ये बता गया, जो आज ये खड़े हैं बिल्डर्स, जो लॉबी खड़ी है आज, जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं आज बिजनेस के, हाउसिंग के जो खड़े हैं, जो फ्लैट्स बना के बेचने वाले, फ्लैट्स बनाने वाले कुछ भी नहीं है। सुब्रत राय वॉज द फाउंडर, जिस आदमी ने सपना देखा था कि प्राइवेट हाउसिंग्स, प्राइवेट कॉलोनीज कैसे बनाई जाती हैं और उनको लोगों को कैसे दिया जा सकता है। सारी दुनिया के लिए आप घर होना चाहिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक के पास घर हो, ये सपना सुब्रत राय ने देखा था, किसी और ने नहीं देखा था। ही वॉज द फाउंडर बिल्डर इन कॉलोनाइजिंग। कॉलोनाइजर्स में सबसे बड़े जो बिल्डर हुए हैं, फाउंडर हुए हैं, वो सुब्रत रॉय हुए हैं। फिर तीसरा एक शख्स है जिसका आज नाम गाते रहते हैं रिलायंस वाले, रिलायंस रिलायंस रिलायंस, मुकेश अंबानी। अरे कौन सा अंबानीज हैं? मुकेश अंबानी के फादर धीरू भाई अंबानी, वो एक शख्सियत जिन्होंने कहा एक कोशिश हो। आप लोग रिलायंस के बारे में जानते हैं, रिलायंस का के जन्म के और रिलायंस के स्ट्रगल के बारे में आप लोग कितना जानते हैं? जिस मुकेश अंबानी के अटेलिया या उसकी मुकेश की बीवी की कटलरी 2.5 करोड़ की कप प्लेट के बारे में आप बात करते हैं कि 2.5 करोड़ की चाय पीती है कप प्लेट में डाल के, मगर आप कितने जानते हैं कि
रिलायंस की रिफाइनरी खड़ी करने के टाइम पे जब मुकेश अंबानी फॉरेन से आया था पढ़ाई करके एक स्टूडेंट से, जस्ट ए यंग पर्सन, शादी नहीं हुई थी, और धीरू भाई अंबानी को उन्होंने सपना दिखाया पापा हम रिफाइनरी लगाएंगे। रिफाइनरी लगाते टाइम जामनगर में जब रिफाइनरी की टीनें जमने लग रही थी और रिफाइनरी बनने लग रही थी, उस टाइम पे एक तूफान आया था जामनगर में, और उसमें 35 से 40 किलोमीटर दूर तक जो है शेड्स की जो टीन थी वो उड़ी थी हवा के अंदर। और भी लोग बताते हैं जामनगर में आज भी जो लोग हैं वो बताते हैं कि गाय भैंस या पशु बैठे थे या इंसान बैठे थे तो पता नहीं था, अचानक से टीन आके गिरी और आदमी कट गया या पशु कट गया और मर गया। और 2,500 से ज़्यादा लाशें इन लोगों ने समुद्र में बहा दी थी जिनका नाम ही नहीं था। लावारिस लाशें थी रिफाइनरी को बनाने में, जो समुद्र में बहा दी गई थी। आंकड़ा एक्चुअल कुछ डाटा नहीं बताते पर 2,500 से 3,000 तो नॉर्मली चश्मदीद बताते हैं कि 2,500 से 3,000 लाशें अनक्लेम्ड थी और वो जो है समुद्र में बहानी पड़ी थी, जबकि 7,000 कैजुअलिटी जो हैं वो क्लेम्ड कैजुअलिटी थी। 7,000 लोग मरे थे रिलायंस रिफाइनरी को खड़ा करने में। तो आज आप कह सकते हैं जो रिलायंस रिफाइनरी खड़ी है उस टाइम धीरू भाई अंबानी हार मान लेते और ये सोच रहे थे 7,000 लोग मर गए या पशु मर गए और इतने अनक्लेम डेड बॉडी हमने बहा दी, तो हम रिफाइनरी के प्रोजेक्ट को ये सोच के ये तो अशुभ है जी, ये जो शुभ अशुभ की बात करते हैं ना कि हाय ये तो अशुभ है, यहाँ हादसा हो गया। रिफाइनरी को खड़ा करने में 7,000 आत्माएं जो है ना उनका जीवनदान लगा हुआ है। तकरीबन 10,000 अब डेड बॉडीज कसते उसके ऊपर रिलायंस रिफाइनरी खड़ी हुई और उन्हें शुभ अशुभ नहीं माना, उन्होंने उसी रिफाइनरी को खड़ा करने में लगा दिया। और आज वही रिलायंस का मालिक उनका बेटा हिंदुस्तान का सबसे अमीर और दुनिया के टॉप 10 अमीरों में आता है, उसका नाम मुकेश अंबानी है। तो धीरू भाई अंबानी का एक बार और की कोशिशें, एक बार फेल नहीं हुए, वो कई जगह फेल हुए, वो स्टॉक में फेल हुए। वो विमल जब उन्होंने मील लगाई थी, विमल का जो कपड़ा पहनते उनके भाई के नाम पे, उसमें वो फेल हुए और उन्होंने फिर कोशिशें की और विमल को उन्होंने सक्सेस किया। ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स थे। फिर आता है JRD टाटा। JRD टाटा के बारे में लाइफ पूरी ही पूरी लाइफ उस शख्स की एक बार और में लगी रही, एक कोशिश और एक कोशिश और, कहाँ से शुरू नहीं हुई उसकी कहानी। चाइना की वॉर होती है, अमेरिका में पढ़ने वाला स्टूडेंट दादी घर बुला लेती है, इंडो चाइना वार चल रही है, शादी करने वाला होता है, पता चला इंडो चाइना वार ख़त्म होती है, जब तक वापस जाता है तब तक वो लड़की दूसरे किसी और से शादी कर लेती है, रतन टाटा शादी नहीं कर पाए। उसके बाद दोबारा अफेयर होता है, ज़िंदगी परिवार को संभालता है, फिर पता चला बेचारा फिर फेल हो जाता है। वो फेल होते थे उसमें से 4 बार फेल हुआ लव लाइफ के अंदर। बट सबसे बड़ा फेल्यूर कहाँ हुआ, रतन टाटा ने जब हिंदुस्तान के लोगों को कार बनाने के हर के घर में कार पहुंचाने की कोशिश की कि मैं सबसे सस्ती और बढ़िया कार बनाऊंगा, टाटा इंडिका जब पहली बार कार सेगमेंट में आए कि नहीं मारुति वालों से अच्छी कार हम बना सकते हैं, या हिंदुस्तान मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड की जो कारें थी एम्बेसडर और कंटेसा, इनसे सस्ती और अच्छी कारें मैं बना सकता हूँ, कम्पैक्ट कारें बना सकता हूँ। और जापानी कंपनी को मैं साइड लाइन करके प्योरली एक हिंदुस्तानी स्वदेशी कार बना सकता हूँ, वो थी टाटा इंडिका। टाटा इंडिका पहला लॉट आया, आते ही फेल हुआ, आते ही शिकायतें आई, जिसका बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट था हिंदुस्तान के लोगों का और रतन टाटा का, दैट वाज 1998-99। आते ही फेल होना शुरू हुआ। 2001 में ये हालत आ गई कि इंडिका जो VX थी वो ही फेल होने लगी, जो उनका टॉप मॉडल था। और इस शख्स ने जाके फोर्ड को बोला कि मेरा मोटर सेगमेंट आप कार सेगमेंट परचेज कर लो, और वहाँ पे उस शख्स की बेइज्जती की, बोला जब आपको कारों की नॉलेज ही नहीं थी तो आप इस फील्ड में घुसे ही क्यों, मैं आपकी कार का सेगमेंट लेके आपके ऊपर एहसान करूँगा। एक वो वर्ड कि मैं आप पर एहसान करूँगा आपका कार सेगमेंट लेके, रतन टाटा ने कुछ नहीं कहा, डील वहीं छोड़ी, वापस आ गए। और वापस आने के बाद रतन टाटा ने उसी कार पे मेहनत की और आज उसी फोर्ड का जैगुआर और जो है रेंज रोवर सेगमेंट, लैंड रोवर रेंज रोवर जो सेगमेंट है वो उसी फोर्ड को बिना ये कहे कि मैं तेरे ऊपर एहसान करूंगा उससे उस सेगमेंट परचेज कर लिया। उसके जवाब दे दिया, जिस शख्स को फेल कहा गया था कि कार सेगमेंट के सबसे फेल्योर है, आपको नॉलेज नहीं है कार बनाने की, और उस शख्स ने दुनिया को प्रूव करके दिखा कि ही वॉज द बेस्ट कार मैन्युफैक्चरर। और आज वर्ल्ड के अंदर टॉप 10 कार मैन्युफैक्चरर्स में से रतन टाटा जी का, टाटा मोटर्स का नाम आता है। हिंदुस्तान से ज़्यादा कारें जो हैं वो विदेशों में रतन टाटा की बिकती हैं। फिर आपके पास एक शख्स और हैं दुनिया में जिनको उनको सबसे बड़ा माना जाता है एक कोशिश और पे, वंस अगेन
उस शख्स का कोई नाम बताएगा? वर्ल्ड की फिगर रहे हैं, रिनोन फिगर रहे हैं, और मेरे ख्याल से हर बच्चे ने उसको पढ़ा है स्कूल में। अमेरिकन है, ये मैं हिंट दे देता हूँ, एक अमेरिकन है जिसने एक कोशिश और अपने आप को प्रूव करके दिखाया, एंड ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी ऑफ अमेरिका। नोबडी, कोई नहीं बताएगा। आप लोग हैंड्स रिमूव कर लीजिए, जिनको नहीं पता है, ये हैंड्स रिमूव कर लीजिए ताकि नए लोग बता सकें। कोई बताना चाहे तो अनम्यूट करके बता सकता है। एनीवन? दैट ग्रेट पर्सनालिटी वाज अब्राहम लिंकन। एलन मस्क अभी है, अब्राहम लिंकन पढ़ा होता स्कूल में। एलन मस्क इतना बड़ा फेलियर नहीं है, ये सक्सेसफुल मोस्ट। आपको बताता हूँ, अब्राहम लिंकन एक स्ट्रीट पोल के नीचे, स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ने वाला बच्चा, जिसके घर में लाइट नहीं थी, स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ता था रेलवे स्टेशन पे। और उस शख्स ने जिंदगी में 17 इलेक्शन हारे, एक काउंसलर, कॉर्पोरेटर के इलेक्शन से लेकर राष्ट्रपति तक 17 बार लगातार चुनाव हारा एक शख्स। और उसको एक ही जिद थी, मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बनूंगा और अमेरिका के अंदर रंग भेद नीति खत्म कर दूंगा, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ वाइट एंड ब्लैक, इसको मैं ख़त्म कर दूंगा। और अमेरिका के मूल निवासी रेड इंडियंस, मतलब कि निग्रो जो टाइप हैं, वो एक्चुअली जो अंग्रेज दिखते हैं गोरे गोरे, ये एक्चुअल अमेरिकन्स नहीं हैं, ये अंग्रेज हैं जो यूरोप से जाके बचे हुए हैं, फ्रांस और इंग्लैंड से जाके बचे हुए हैं। बेसिकली जो अमेरिकन है वो ब्लैक निग्रोज की तरह है। ये कितने लोगों को मालूम है, मुझे नहीं मालूम। और ओरिजिनल उन निग्रोज को जगह दे, जैसे इंडिया में ब्लैक इंडियंस और अंग्रेज जैसे बिहेवियर होता था, दैट वाज सेम इन द ब्रिटिश कॉलोनी ऑफ अमेरिका। अमेरिकन्स, बेसिक अमेरिकन्स आर नॉट द इंग्लिश अमेरिकन्स। इंग्लिश लैंग्वेज ब्रिटेन की दी हुई है, साम्राज्यवाद की दी हुई है। और अब्राहम लिंकन पहले राष्ट्रपति थे जो नॉन जो है इंग्लिश थे, जो अंग्रेज नहीं थे, एक्चुअल अमेरिकन थे। और उन्होंने लगातार 17 बार जो है इलेक्शन हारा वहाँ पे। एक काउंसलर सीनेट से लेके उन्होंने राष्ट्रपति तक 17 बार इलेक्शन, 18वीं बार वो जो है राष्ट्रपति बन पाए, और सीधा जो इलेक्शन जीता वो राष्ट्रपति का जीता। और राष्ट्रपति बनने के बाद जिन्होंने रंग भेद नीति खत्म की अमेरिका के अंदर, दैट वाज अब्राहम लिंकन। सक्सेस स्टोरी ऑफ अब्राहम लिंकन हर इंसान को अपने बच्चे को पढ़ानी चाहिए, हाउ ही स्ट्रगल थ्रू। तो मैं सारी स्टोरीज अब आपको बायोग्राफी पढ़ के सुनाऊंगा, तो बायोग्राफी मेरे पास बहुत सारी है, पर यहाँ इस मीटिंग में कंप्लीट नहीं होगी। अब लोग जनरल लाइफ में क्या क्या करते हैं, कहाँ का फेल होते हैं। जनरल लाइफ में आप सुबह उठते हैं, दूध फट गया। एक लेडी की शुरुआत कहाँ से होती है? चाय बनाने से, सुबह चाय कॉफ़ी बनाने से। किसी भी इंसान की शुरुआत सुबह क्या होती है? चाय कॉफ़ी या कुछ भी। कुछ दूध फट गया और कुछ हो गया, नहीं देखती मैं दूसरी बनाती हूँ, वहाँ पे वो कोशिश करके दूसरी चाय बनाती है, दूध को फेंक देती है, दूसरा दूध ला के बनाती है। सोचिए, छोटा सा एग्जाम्पल है, क्या आप सुबह की बनी हुई चाय, अगर आपकी दूध खराब हो गया या फट गया या चाय आपकी अच्छी नहीं बनी, तो क्या आप दोबारा चाय नहीं बनाते? बनाते या नहीं बनाते? ऐसा नो। अगर मान लिया जाए आप खाना बना रहे थे, आप खाना बना रहे थे और खाना बनाते बनाते अचानक से जो है आपके खाना में सब्जी वगैरह में कुछ गिर गया या खराब हो गया, क्या उसको फेंक के आप दोबारा खाना नहीं बनाते? बनाते हैं ना, क्योंकि आपको मालूम है चाय नहीं बनाई तो चाय तो पीनी है सबको, हंगामा हो जाएगा, आपको खुद ही अच्छा नहीं लगेगा, पूरा दिन खराब हो जाएगा, सुबह मॉर्निंग टी मिली नहीं। या फिर खाना खराब हो गया, खाने में कुछ गिर गया, बाय द वे छिपकली गिर गई या कुछ और ऐसी चीज़ गिर गई, तो आप खाने को फेंक देते हैं, क्या दोबारा खाना नहीं बनाते? बनाते हैं ना। क्यों? क्योंकि भूख लगी होती है, बच्चों को, परिवार को खाने की जरूरत होती है, हम खाना बनाते हैं, एक कोशिश और करते हैं ना। ऐसा तो नहीं हाय मेरा खाना खराब हो गया, अब खाना मैं नहीं बनाऊंगी, मैं खाना नहीं बना, खाने में हो गया, ऐसा हुआ है क्या? चाय फट गई तो क्या ऐसा होता है क्या, मैं चाय नहीं बनाऊंगी, चाय फट गई, दूध फट गया, दूध खराब हो गया, मैं चाय नहीं बनाऊंगी, चाय पियेंगे नहीं, आज से चाय बंद, ऐसा होता है क्या? क्या होता है? दूसरा, क्या आपको ऐसा लगता है कि आप नहाने गए थे और अच्छे कपड़े पहने आपने साफ, और कहीं जाना चाहते थे, बाहर निकलते ही कोई गाय भैंस जा रहे थे, उसने पूछ मार दिया, कोई बाइक वाला तेज आता और कीचड़ उछाल के आपके कपड़े खराब कर गया,
तो क्या हम कपड़े पहनना नहीं छोड़ देते हैं या दोबारा तैयार होना छोड़ देते हैं या जहाँ को जाना उस काम पे जहाँ छोड़ देते हैं? बेसिक एग्जांपल्स की बात करता हूँ आपको। इज अ मैटर ऑफ योर थॉट प्रोसेस, माइंडसेट। आप वापस घर आते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, तैयार होते हैं, दोबारा उस काम के लिए जाते हैं। इट मीन्स व्हाट? आपकी जरूरत थी, आपको जाना था वहां पे, और आपको अच्छे कपड़े पहन के जाना था, आप गंदे कपड़ों में नहीं जा सकते थे। तो आपने चेंज हो गया ना, कैसे हो गया? नहीं नहीं, मेरे कपड़े खराब हो गया, अशुभ हो गया, ये तो मेरे लिए बिल्कुल सही नहीं है, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी उनका ना घर का नाम लेते, या उस जगह जाने के कारण मेरे कपड़े खराब हो गए, अल्लाह मैं नहीं करूंगा। ऐसा करते हैं क्या? नहीं करते ना। दूसरा, एक ये जो सनातनी लोग हैं जो राशियों को मानते हैं, नक्षत्रों को मानते हैं। अभी श्राद्ध का टाइम था, श्राद्ध में कोई काम नहीं करते सर। श्राद्ध में हिंदुस्तान में कितने बच्चे पैदा हुए भाई साहब? लड़के कितने पैदा हुए बताएंगे? द फनी मोस्ट थिंग अबाउट योर राशि, राशि ग्रह नक्षत्र, क्या इस 7 दिन में श्राद्ध में बच्चे पैदा नहीं हुए क्या लोगों के यहाँ? कि लड़के पैदा हुए थे तो क्या लड़कों को फेंका है क्या घर से बाहर? लड़कियां पैदा घर से बाहर फेंक दिया क्या? श्राद्ध ना, श्राद्ध में भाई नया उत्सर्जन हुआ, घर में एक नया फैमिली मेंबर आ गया जो जिंदगी भर जीना चाहते हैं, जिसकी आप उम्र की दुआएं बलाएं सब करते हैं, जिसकी आप कुंडलियां बनाते हैं, घूमते हैं, ढोल बजाते हैं, पार्टियां देते हैं। फेंक के आए क्या आप उसको बाहर? श्राद्ध में हुआ ना, अशुभ है, श्राद्ध में होना ही नहीं चाहिए बच्चा। क्या फेंक के आए आप? अगर नहीं तो श्राद्ध में नया काम शुरू करते हुए क्यों सोचते हैं नहीं नहीं पितृदोष होता है? वो बच्चे को पितृदोष नहीं आया क्या जो श्राद्ध में पैदा हुआ? वो लड़का था, लड़का है, उसको फेंक दो बाहर, पितृदोष आएगा, सारा घर परेशान हो जाएगा। हाय, माँ बाप के लिए बहुत दुख का कारण हो जाएगा, घर ढह जाएगा, घर में आग लग जाए, पता नहीं क्या हो जाए, क्या नुकसान हो जाए। ये कितने सारे मिथ हैं। ऐसा हुआ क्या श्राद्ध में बच्चा पैदा होता उस घर में दोबारा बच्चे पैदा होना बंद हो गए? ऐसा हुआ क्या? या उस बच्चे के बच्चे नहीं होता ना ऐसा। तो जब बच्चा पैदा हुआ, एक मनुष्य का उत्सर्जन हुआ, एक व्यक्ति आपके फैमिली में और फैमिली में नया आया, उस टाइम पे आप बच्चे को तो फेंक के नहीं आए, पर श्राद्ध में ये कहते हैं ज्वाइनिंग लगाओ, ज्वाइनिंग काम करो। सर श्राद्ध में कोई ना नया काम शुरू नहीं कर सर, हमारे यहाँ नहीं चलता सर, वो ना प्लान दिखाए जाते हैं, लोग कहते हैं श्राद्ध की बात करेंगे। बच्चा श्राद्ध के बाद पैदा कर लेते, सिजेरियन करा लेते बाद में, या पहले करा लेते, श्राद्ध आ रहा था। लोग अपनी जो सुविधा होती है, कंफर्ट, उसके हिसाब से जब सोचते हैं तो सोच लेना चाहिए वो लोग जिंदगी में कुछ बड़ा करने नहीं आए, वो जिंदगी में बड़ा करने नहीं आए। और जो जिंदगी में बड़ा करने आए हैं तो मेरे ख्याल से उनके पास नक्षत्र नाम की चीज तो होती नहीं है, ग्रह नाम की चीज होती नहीं है। गंडमूल में जन्म फलाना, ये दकड़ा जेम जेम, ये किसके पास आता है? ये 90% उन लोगों के पास आता है जो लोग भानासाइटिस का शिकार होते हैं। शनि नक्षत्र में वो कोई दुनिया का जो सबसे बदतर नक्षत्र होता है, उसमें जो बच्चे पैदा होते हैं, क्या वो दुनिया पे राज नहीं करते क्या? क्या वो दुनिया में कामयाब नहीं होते? जब ऐसा होता है तो फिर ये सारा चाय भी दोबारा बनती, कपड़े भी दोबारा पहने जाते हैं, खाना भी दोबारा बनता है। तो एक आदमी को प्लान दिखाने गए और उसने मना कर दिया, फिर कहते सर मैंने सबको बोला मना कर दिया, मैं क्या बोला सर मेरे से नहीं होता है। हैव यू ट्राइड अगेन? काश आपने एक कोशिश और की होती, एक ज्वाइनिंग आई है सर, अरे एक कोशिश और की होती, एक प्लान और दिखाया होता। सर मुझे तो लोग मिलते ही नहीं है, सर क्या करूं, लोग ही नहीं मिलते सर, मैं किसके पास जाऊं, लोग नहीं मिलते। सबसे आसान बहाना, लोग ही नहीं मिलते। दूसरा बहाना, लोग कहां नहीं मानते। तीसरा बहाना, मैंने बहुत कोशिश की। साला घर में तुम्हारा बच्चा पढ़ नहीं रहा है, रोज पटापट पटापट लगी रहती तुम्हारी, उससे फेडअप नहीं होते तुम कि पढ़ ही नहीं रहा है, मैंने 2 बार पढ़ा लिया, 3 बार पढ़ा लिया, मैं नहीं पढ़ाऊंगी अब, इसको स्कूल भेजना ही बंद कर दो। करते हैं क्या आप ऐसा?
क्योंकि वो आपका बच्चा है, आपका फ्यूचर लगता है आपको। वो आपके घर में आपका बच्चा है ना, उसे पटापट पटापट रहती है। नहीं नहीं, पढ़ेगा नहीं तो क्या करेगा, पढ़ेगा नहीं तो क्या करेगा। अगर यही चीज आप जिंदगी में 3 साल ये मान लो कि मैं नए लोगों से नहीं मिलूंगी तो जिंदगी बेहतरीन नहीं होगी। अगर मैं आप ये रोज मान लें कि मैं नए लोगों से नहीं मिलूंगी रोजाना तो जिंदगी में चेंज नहीं आएगा। सो व्हाट, अगर एक ने मना कर दिया तो नहीं, लोग मिले आज कल मिलेंगे, दोबारा घर से बाहर निकलना छोड़े क्यों। क्या मैक्सिमम यहाँ पे जो सिंधी लोग हैं, दुकानदार हैं मैक्सिमम, आपकी दुकान पे एक दिन कस्टमर नहीं आते तो क्या अगले दिन दुकान नहीं खोलते क्या? यार 4 लोग आपकी दुकान पे आके सामान नहीं लेके जाते, शाम तक बोनी नहीं होती तो शाम तक बोनी का वेट नहीं करते, करते हैं ना। तो रैक्सिको आयुर्वेदा में ऐसा क्या है? सर मैंने 2 क्लाइंट को प्रोडक्ट दिया था, दोनों ने ये बोला उनका रिजल्ट नहीं आया कि ये नहीं लगा वो नहीं लगा, बाकी 145 करोड़ मर गए क्या? लोग तो हैं, आपने कोशिश की क्या? अरे क्या पता कोई मेरे जैसा बेवकूफ बैठा इंतजार कर रहा हो आप कब पहुंचेंगे उसको प्लान दिखाने। और एक कोशिश हो, एक ने मना किया, वो ये कजन वजन हेमा के बहुत सारे थे मना करने वाले, विरोध हेमा ने भी देखा था घर के अंदर। क्या होता है नेटवर्किंग, हाँ देखते हैं गुड़िया क्या करती है, ये होता था। हमारे घर वाले सुनने तो सुन सकते हैं। आई हैव सीन दैट स्ट्रगल, तो स्ट्रगल कैसे होता था, बट क्या था, एक भावना की एक कोशिश हो, आई विल शो वन मोर प्लान, मुझे सीखना है, एक बार हो, एक बार हो, मुझे लोगों को बताना है। हो सकता है आपने 50 लोगों को प्लान दिखा, 50 क्लाइंट आपके ना कर गए, हो सकता है 50 क्लाइंट और मना कर दिया। आपको मालूम क्या, हमें 150 या 200 लोगों ने मना किया होगा, तब आप लोगों की टीम खड़ी होगी। आज 50 लोग यहाँ हैं, हमें मालूम है, हमने जब मीटिंग शुरू की थी, एक्सिको आयुर्वेदा का स्टाफ 6 लोग, मैं और हेमा आलोक 3 लोग, चौथा कल्पेश, मैक्सिमम 5वां मोना भाग्या, 6 लोग होते थे मीटिंग में। प्रीति नथानी पहले मीटिंग में आई थी, आती दूसरी बार आई नहीं, 2 साल तक गायब। एलोवेरा का बता के, एलोवेरा बहुत अच्छा मैंने यूज किया, इम्यूनोड्रॉप बहुत अच्छा पहला वो दिया और फिर गायब। हमसे नहीं होता सर। आई रिमेंबर दैट मीटिंग, फर्स्ट जूम मीटिंग थी हमारी। कोई हमारे पास टेस्टिमोनियल नहीं था उस टाइम पे, बट हम लगे रहे, हमने कहा नहीं एक कोशिश और हम करेंगे।